बता रहे हैं। वेस्ट बंगाल तो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ स्टेट से, तो लेकिन मैं तो जलपाईगुड़ी में रहता हूँ। तो मेरा वहाँ पे हम लोग को 22 नवंबर को बैठे थे, तय किया गया था अपने अपने इलाके में 3 यूथ काउंसिल बनाना है। उसमें बैठिए। तो हमारे वहाँ पे तो हमारे अभी डिस्ट्रिक्ट का जो होगा जो यूथ मेंबर उसका गठन करना बाकी है। हम लोग 3 कंप्लीट कर लिए हैं, तो अभी भी करेंगे। अच्छा अच्छे नहीं है ना, टीम है पाँच छः You are president, presiding over the. खसको आइए आगे समझ हाँ उसकी रिपोर्टिंग चल रही है। इसके बाद हम लोगों ने 4 स्टेट मिल के जो आज का मीटिंग है उसके लिए सिलेक्शन किया हम लोग। उसमें से सरफराज और मैं आए यहाँ से सिलेक्शन होकर। उत्तर 24 परगना था, कोलकाता, जलपाईगुड़ी और बांकुड़ा थे। इसमें से हम लोग से 2 स्टेट से, 1 स्टेट से 2 डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्शन। 5-6 तारीख को वहाँ पे जैसे चार अलग अलग जगहों से हमारे दोस्त आए थे, तो हम लोगों ने वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग बातें की थी। जैसे हम लोग एजुकेशन में वहाँ पे बहुत जोर बहस हुआ था, हमारा एजुकेशन पे हुआ था, फिर जाके GST पे हुआ था, फिर NRC के ऊपर हुआ था, तो उसके बाद एक भाई मेरा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर वहाँ पे बहस छिड़ गया था। तो ये सब के बारे में बहुत सारा बात हुआ था। फिर दूसरे दिन विप्लव सर आए थे और एक और सर थे, तो उन लोगों ने बताया कि हमारे एनवायरमेंट में जैसे कौन कौन सा प्रॉब्लम चला वो हम लोग से पूछ रहे थे। तो हम लोग नहीं से निकल के आए कि कोई बोला था क्लाइमेट इशू है, कोई बोल रहा है कि रिवर का जो पानी है वो गंदा हो रहा है, कोई बोल रहा है एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो सर हम लोगों को धीरे धीरे करके सब बता रहे थे। तो उसके बाद फिर वो मसला खत्म हुआ, तो उसके बाद चाइल्ड लेवल वाला मसला आ गया, तो हम लोग उस पर थोड़ा सा बात किए थे। और उसके बाद आज का जो मीटिंग है, तो उसके बाद जो हम लोग का सिलेक्शन हुआ उसके बाद वो बात भी बताया गया था कि वहाँ पे क्या क्या बात होगा क्या नहीं होगा। कोलकाता मीटिंग के बाद 22 नवंबर को तो कोलकाता में हमारे मेंटर्स जो थे, जिसमें रघु सर आपके वहाँ से थे, वहाँ पे जो भी बातचीत हुई उसके बाद उत्तराखंड में क्या हुआ? बताओ हम लोगों का सिलेक्शन हुआ, उसके बाद क्या क्या हुआ, फिर यहाँ आए हो अगला कार्यक्रम क्या होने वाला जो भी करेगा। हाँ, उसके बाद हमारा सिलेक्शन हुआ, तो उसमें से हम जो युवा प्रतिनिधि चुन के मैं और मुकेश उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। युवा तो अभी हमारा जनवरी-फरवरी में हमारी फिर से यूथ काउंसिल आपके वहाँ भी हाँ उसमें बनेगा जनवरी-फरवरी। वो स्टेट लेवल बाद में बनेगा, अभी जो पुराने लोग हैं उन्हीं के बीच में से प्रोसेस उत्तराखंड के बाद यूपी और आपको क्या जो भी कोलकाता में बैठक हुआ था उसके बाद हम लोगों ने लखनऊ में मीटिंग रखी। अलग अलग जिले से लोग आए वहाँ पे और बहुत सारे मुद्दों पे बातें हुई, लेकिन बातें ये निकल के एक दिन में हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हम इन फ्यूचर क्या प्लान करें। तो उसके लिए हमने डिसाइड किया कि जनवरी में कम से कम 3 दिन का हम लोग वहाँ पे वर्कशॉप रखेंगे, फिर बातें वहाँ पे निकल के आएगी। और साथ ही साथ हम जिस जिले में काम करते हैं या जिस सेक्टर में काम करते हैं वहाँ पे हम लोकल लोगों से बातें करेंगे। ये नहीं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम ऐसे लोगों से बात करेंगे जो जानते ही नहीं है कि हमारा मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य क्या है। तो उनसे जो बातें निकल के आएंगी फिर उस मुद्दे पे हम लोग आगे काम करेंगे। तो इसमें मैं थोड़ा सा जोर देता हूँ। यूपी में चूँकि जब हम लोग कोलकाता से लौट के आए थे तो वहाँ पे हमने डिसाइड किया था कि एक यूथ फॉर RTE एक पैरेलल फोरम बनेगा जिसमें काम हो। तो वहाँ पे भी हमने कुछ टास्क उठाई थी, मुझे जहाँ तक याद है प्रिका जोड़ेगी, तो कि हम अपने स्टेट में जाके कुछ चीज़ें करेंगे, अलग अलग प्रतिनिधियों से मिलेंगे और फिर उनको इकट्ठा करेंगे। एक पैरेलल स्टेट लेवल का एक फोरम बनेगा। इसके अलावा जो बातें नहीं की उनमें हम और यूथ के लिए क्या कर सकते हैं, तो उस पर मैंने भी अपने इंडिविजुअल हमने कुछ इरम ने भी कुछ काम किए जो हम लगातार अपडेट भी करते रहे ग्रुप में। उसके अलावा एक जो जिस मीटिंग की ये बात कर रही हैं इरम, तो उसमें हमने जैसे कि कोलकाता में जितने भी यूथ में काम करने वाले अलग अलग जगह के लोग थे, वैसे हमने अपने स्टेट में जितने यूथ पे एक कुछ जिलों में काम करने वाले लोग हैं उनकी एक बैठक रखी थी और वहाँ एक पूरे दिन की चर्चा रही कि कैसे एक यूथ का एक फोरम बन सके। तो उसमें एक महत्वपूर्ण बात 2-3 बातें निकल के आई। एक तो ये कि सिर्फ RTE के लिए कोई फोरम ना हो, एक पूरा वो फोरम हो जो पूरे यूथ के लिए ही हो, उसमें RTE एक पार्ट हो, RTE के अलावा शिक्षा और सारी चीज़ें एक पार्ट हो। और
उसको तो वहाँ पे ही हमने सोचा था कि उसी दिन डिसाइड करेंगे, लेकिन वो चर्चाएं काफ़ी लंबी चली, तो हमने एक उसके साथ ही एक पैरेलल ग्रुप बनाया, 9 लोगों का एक कमेटी बनाई, जिसमें कि यूथ की भागीदारी वहाँ से ही चुन के हमारी इरम की, उसके अलावा 3 लोगों की और 2 से 3 लोग जो अलग अलग संस्थाओं में यूथ की कामों को देखते हैं। तो वो एक तरह से रिसोर्स ग्रुप हम लोगों ने बनाया है कि जिसकी यहाँ पे जाने के बाद हम वहाँ पे एक बैठक करेंगे। उसके बाद जो इरम ने कहा कि एक 4 दिन का एक कैंप करेंगे, तो वो हमने उसी अपनी इस मीटिंग में ही हमने लखनऊ वाली ये तय किया था कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में सब लोग जाके 5-5 कम से कम यूथ से मिलेंगे, मतलब उनसे बातचीत करेंगे, इस बारे में बताएंगे और उनका थोड़ी सी कैपेसिटी डेवलप करेंगे कि हम एक 4 दिन के कैंप में आएंगे, तो उसके लिए भी तैयार करेंगे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि डायरेक्ट सिर्फ कैंप में आ जाए, तो उसके लिए तैयार करेंगे। और उसमें कैपेसिटी डेवलप करने में हमने एक छोटा सा टास्क ये रखा था कि एक किताब, कोई भी किताब वो यूथ पढ़े, चाहे वो 20 पन्नों की हो चाहे 50 पन्नों की हो, और जो किताब जिस मौजू से उसे अच्छा लग रहा हो वो पढ़े। कोई ज़रूरत नहीं कि वो एजुकेशन का ही उठा के पढ़े या कोई डॉक्यूमेंट पढ़े, कोई कहानी की कोई भी किताब, तो वो लेके भी आए वो किताब। तो ये एज ए टास्क रखा, जो कि इरम ने भी कहा कि कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो उसी में हमने एक टास्क रखा कि कोई एक किताब पढ़ के है। तो उसका यहाँ के बाद हम अपने रिसोर्स ग्रुप की मीटिंग करेंगे यहाँ से जाने के बाद, उसके बाद कैंप के लिए आगे कोलकाता मीटिंग पर जो है हम आरटी फोरम के तहत जो है जितने भी शिक्षित बेरोजगार हैं उनसे मुलाकात की, उनके साथ मीटिंग हुई वहाँ पे बिलासपुर में। तो उसमें मतलब कम से कम जो शिक्षित बेरोजगार हैं तो उन लोग जो है थोड़ी बहुत जाकर के, अभी जो माड़ी स्थिति है सरकारी स्कूलों की, तो वहाँ पे जाकर के कुछ तो अपना योगदान दे सके वहाँ पे, इसके बारे में चर्चा हुई वहाँ पे। फिर साथ ही साथ जो किसान हैं या फिर जो एक वृद्धजन है जो शिक्षित है काफ़ी, या फिर जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, इन लोगों को भी साथ लेकर के काम कर रहे हैं हम लोग, जिसके तहत जो है किसानों के साथ साथ अभी मुरंगा, जिसको छत्तीसगढ़ी में मुनगा बोलते हैं, तो अभी जो फसल में जो उनको रेट मिलती है तो आप जा ही रहे हैं, लेकिन मुनगा का डिमांड अभी जो है ज़्यादा बढ़ गया है। एक एनीमिक जो होते हैं, अभी एनीमिया का मामला काफ़ी बढ़ते आ रहा है, तो मुनगा जो है आयरन का अच्छा सोर्स है उसमें, तो उसके साथ भी हम लोग अभी काम कर रहे हैं। तो उसमें अभी फिलहाल 1 एकड़ 1.5 एकड़ ऐसा कुछ में अभी मुनगा की फसल लगाई गई है। मुनगा मतलब शहजन। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ जी। तो आज हम इंडियन फेडरेशन की तरफ से यहाँ पे बैठे हुए हैं, RTF की तरफ से बैठे हुए हैं, तो हम लोग का मेन मकसद है कि यूथ कैसे जोड़ा जाए, यूथ कैसे एक जगह इकट्ठा लाया जाए, तो ये मेन मुद्दा है। तो हम लोग जितने भी ग्रुप बनाते हैं उसमें मेम्बर रहते हैं, अगर 10 रहते हैं या 15 रहते हैं, अगर वो 15 2 करके यूथ लाएंगे तो और भी ज़्यादा यूथ होंगे। अगर एक यूथ 2 यूथ लाए, 3 बच्चे 2 बच्चे लाए, स्कूल का भी काम हो रहा है, यूथ का भी काम हो रहा है। तो ऐसे अगर काम लोग को यूथ को लाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग नहीं ला पाएंगे इस जगह में, दिल्ली में नहीं ला पाएंगे। हम जिसके लिए लड़ रहे हैं वो तो वहीं नहीं रहेंगे, जो यूथ के लिए हम लोग लड़ना चाहते हैं और यूथ ही नहीं रहेगा तो हम लोग का यहाँ पे आना क्या मतलब है। मध्य प्रदेश में एक्चुअली जो कलकत्ता में मीटिंग हुआ था उसमें जो 2 यूथ हमारे यहाँ से गए थे, मैं नहीं जा पाई थी उस टाइम, और उसमें आने के बाद अभी नेक्स्ट वाला जो 22 नवंबर का मीटिंग था उसके बाद जो बात हुई थी, तो एक कुछ थोड़ा मध्य प्रदेश के संदर्भ में समझना थोड़ा सा ज़रूरी है इसके पहले, क्योंकि अभी मैं बता रही थी गौतम दा को, हमारे यहाँ जब इसको लेके हमने बैठक की तो सबसे पहला तो मुद्दा उठ के आया कि हम बहुत सारे मतलब मैक्सिमम जो लोग अभी तक शिक्षा पे काम कर रहे थे उनमें से 80% समूह जो है वो RTE एक्ट के खिलाफ है, वो चाहते ही नहीं है इसका बात करना। उनका कहना है जब हम RTE कहते हैं तो हम 25% की बात कर रहे हैं, जबकि हमको 100% को शिक्षा की बात करनी है। तो हम अगर टुकड़े की बात करेंगे तो हमको ओवरऑल जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। पर फिर हमने रखा कि पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्थितियाँ हैं और शिक्षा की ही बात कर रहे हैं उस पर कैसे काम करें, वो कहे उसके लिए हम तैयार हैं। तो वो आने को तैयार हैं, बातचीत हुई, एक बैठक हुई। जहाँ तक सवाल था कि पहला सत्र में पहले बार मिल रहे थे तो हमने कहा कि थोड़ा समझ भी बनाए क्योंकि वो ज़रूरी है। स्वाभाविक सा था, मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे नेटवर्क के अंदर भी बहुत सारे मुद्दों में भी बहुत टुकड़े में बढ़ गए हैं लोग। तो कैसे, मैं वही कह रही थी कि जब अगर हम संविधान की बात करते हैं तो कभी आपको मौका मिले ज़रूर देखिए, मेकिंग ऑफ संविधान जो है उसका वीडियो है, वो उसमें इतना सुंदर दिखाई देता है कि इस कमरे में अगर 50 लोग बैठे हैं तो 50 मत के साथ बैठे हैं, पर 50 अपनी राय रख के भी एक लाइन पे चलते हैं, और वो बड़ा मुश्किल
मुश्किल है, आज की तारीख में नहीं हो पा रहा है, इसीलिए शायद रिजल्ट नहीं दे। तो हमने ये तय किया कि ठीक है, पहले एक फोरम पे तो आ जाए। तो अभी सब मत के लोग आए हैं, हमने 2 बैठकें की है उस 22 नवंबर की कोलकाता मीटिंग के बाद, और उसमें हमारे पहली बैठक में 60-40 का रेशियो था, यानी कि 40 जो है वो समूह के मेंटर लेवल के लोग थे और 60% यूथ थे। और दूसरा मगर जब किया है तो थोड़ा संख्या कम हुआ, पर ये दिखाई दिया कि वो तैयार है। तो 2-3 चीज़ों पे हमारी सहमति बनी कि एक तो पहले शिक्षा को हम लेके बात करें, उसके बाद हम देखेंगे हम राइट टू एजुकेशन एक्ट को बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। दूसरा जो एक बड़ी सहमति बनी कि ये शिक्षा की बात कर रहे हैं, साथ में हमको संविधान को लेके चलना है, क्योंकि अभी जो जैसे अमरीश जी भी कहते हैं, अभी पूरी लड़ाई एक्चुअली संविधान के लिए। और जो लोग कह रहे हैं संविधान जलाओ, संविधान को खत्म करो, संविधान को बदलो, हम तो कह रहे हैं पहले संविधान को लागू तो करो, बदलेंगे बाद में ना, पहले हम उसको समझ तो लें, हम उसको लागू तो कर लें। तो हम उस पर काम करेंगे कि संविधान क्या है और कैसे ले जाने की जरूरत। और उसकी शुरुआत हमने की, जैसे शुभम जहाँ से हैं तो खरगोन में 30 गाँव में हमारे 970 बच्चों के साथ हम शिक्षा को लेकर काम करें। तो वहाँ पर हमने शुरू किया संविधान से संपर्क के नाम से, और बस वो बच्चे जो है वो लेके गए हैं अभी, और जगह जगह जाते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं और बस एक उद्देशिका पकड़ा के पूछते हैं कि इसमें बहुत कुछ लिखा है, आप बताओ आप कहाँ हो, इसमें आप क्या कर रहे हो इसके लिए। और आपको शायद आप लोग जानते हो मध्य प्रदेश का एक इतिहास अपना है, होशंगाबाद विज्ञान करके कार्यक्रम चला, एकलव्य का अपना नाम है शिक्षा के क्षेत्र में, और बहुत ही बेहतरीन एक सफल कार्यक्रम था जिसको पूरी पॉलिटिकल तरीके से बंद किया गया। और उसमें बहुत बढ़िया, जो आप बार बार कह रहे सवाल उठाना, वो सच में वही प्रक्रिया थी शिक्षा। तो हम लोग वापस हमारे फोरम पे ये भी बात हुई कि हम उसी चीज को वापस लाएं, क्योंकि वो बहुत जरूरत है। अगर हम सवाल नहीं उठाएंगे तो हम सब कुछ खो देंगे, इसको ले। और तीसरा जो एक तय हुआ कि हम शिक्षा के लिए फोरम पे आ रहे हैं, हम संविधान को जोड़ रहे हैं। तीसरा जो हमारा हिस्सा होगा कि हम उस मूलभूत भाव के साथ चलेंगे, चाहे ये अलग अलग धर्म के तौर पे हमको बांटने की कोशिश हो, चाहे अलग अलग विधेयक लाके हमें पूरे संविधान के खिलाफ ले जाने की कोशिश हो, पर वो जो यूथ का ताकत है वो उन्हीं के रूप में उनके विचारों के साथ आगे आ सके। तो जो हम लोग बोल रहे थे, मैं नीचे बता रही थी कि हम लोगों ने एक प्रोसेस शुरू करने का प्लान किया कि हमारा सपना, और सपना देखने की प्रक्रिया करेंगे, हर लेवल पे सपना दिखाएंगे, हर एक को सपना दिखाएंगे। जैसे मार्केटिंग करते हैं ये लोग, तो हमारा तय हुआ कि हम भी कैडर बिल्डिंग करेंगे, सपने का कैडर बनाएंगे। तो हर लेवल पे, सिर्फ ऐसा नहीं युवा सपना देखेगा, बड़ा भी सपना देखेगा, क्योंकि युवा जब चल रहे हैं कहीं सपोर्ट की जरूरत भी है। तो ऐसे लोगों को इकट्ठा करना, उस सपने को मार्केट करना, वो हम लोगों की प्लानिंग में अभी तक की बात हुई है। तो फिलहाल 6 जिलों में अलग अलग जगह हम लोगों ने छोटा छोटा मीटिंग अपने अपने लेवल पे किया और कुछ एक्टिविटीज की। और यहाँ से आज जो बात होगा उसके हिसाब से फिर से जाके स्टेट के लेवल पे, यानी जो भोपाल का, जैसे मध्य प्रदेश में RT फोरम अभी भी नहीं है, तो कुछ भी बहुत मतलब उस तरह से दिखाई भी नहीं देता, पता भी नहीं चलता है। तो वो भी आज मुझे समझना होगा कि किस तरह से उसको हम लोग एक्टिव करेंगे और क्या प्लानिंग और क्वेश्चन, क्योंकि कलकत्ता मीटिंग में यूथ फॉर डेमोक्रेसी, यूथ फॉर एजुकेशन, यूथ फॉर सिटीजनशिप और इकोलॉजी, ये सब वहाँ डिस्कशन हुए और ये अपने अपने एजेंडे में लिए हैं। एक बात मैं जरूर जोड़ूंगी, जैसे मैंने कहा था कि मैं संविधान के उस पे फेलोशिप पे काम भी कर रही हूँ, तो मेरा पूरा काम का हिस्सा है कि मैं पाठ्यक्रम डेवलप कर रही हूँ, कैसे यूथ फॉर डेमोक्रेसी एंड सिटीजनशिप के अंदर वो सारा बहुत छोटे छोटे कैप्सूल कोर्स डिजाइन कर रही हूँ, ताकि उसको हम लोग रिप्लिकेट कर सके अलग अलग जगह। नहीं, अभी तो कोलकाता में हम गए थे कार्यक्रम में, तो एक आधा घंटा की एक बातचीत हुई, इसी बारे में हम इतना अभी तक जान पाए थे। इससे पहले भी कलकत्ता में कार्यक्रम था जिसमें संजीव जी लखनऊ से या बिहार से मित्ररंजन जी भाग लेने के लिए कोलकाता गए। तो आगे इसमें अभी कोई उस तरह की प्रक्रिया बिहार में शुरू नहीं हुई है, लेकिन अभी 7 दिसंबर को हम लोगों की मुलाकात हुई थी प्रवीण जी से, मित्ररंजन जी थे, तो फरीदा जी कि कुछ बिहार में भी हम लोग इसके लिए काम और कुछ शुरू करेंगे, यही अभी बात हो जाएगी।
ये अच्छी बात है। और जो भी कार्यक्रम बने तो मेरा तो उसमें यही कहना था कि भाई जिसे कह रहे हैं सुधांशु जी कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो राजनीति होता है, तो एक समाज शास्त्री का भी कहना है कि समाज परिवर्तन का काम करना ही राजनीति है। ये सत्ता की राजनीति एक अलग चीज होती है, लेकिन जो भी व्यक्ति समाज परिवर्तन की बात करता है इसका मतलब है कि वो राजनीति करता है। और इस चीज को हमको प्रत्येक नौजवान के दिमाग में ये बात हमको डालना है। पहले हम अवसर के लिए लड़ते थे, अब हम अपने अस्तित्व के लिए हमको लड़ते हैं। संविधान प्रदत्त जो अवसर थे कि इसमें हमको ये चीजें नहीं मिल रहा है, अब तो अस्तित्व पर ही खतरा है। तो अस्तित्व बचेगा तब ना हम अवसर के लिए खड़ा हो पाएंगे। तो हमको थोड़ा सा वैचारिक रूप से मजबूत होने की आवश्यकता है। जब तक वैचारिक मजबूती नहीं होगी, जिसे पास कहते हैं ना कि भाई सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति सा भर जाना, न करवटे लेना न आहें भरना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सुबह उठकर काम पर जाना, शाम को लौटकर घर को आना, और सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का। आज हमारे समाज की क्या स्थिति बना दी गई है? 123 तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। सुबह उठिए, बीपीएल में नाम है कि नहीं, आधार से नाम जुड़ा कि नहीं, बैंक से लिंक से आपने जुड़वाया कि नहीं, आपने ये किया कि नहीं, आपने वो किया कि नहीं। हमारा समाज 20, 30, 40 घरों का एक टोला है, वो 40 वो काम में लगा हुआ है, इन योजनाओं के चक्कर में चक्कर लगा रहा है। तो हमको इन सारे चीजों को एक नौजवान कैसे समझ सके कि ये क्या राजनीति है। हम तो बहुत सरकार कह दे रही है कि हम तो स्कूल चला रहे हैं। जैसे एक नौजवान का कहना था कि भाई हम भी अपने बेटा को टाइट बांध के, अच्छा कपड़ा दे के, ये दे के, वो दे के हम भेजना चाहते हैं। हम सरकारी स्कूल में नहीं भेज रहे हैं। क्यों नहीं चाहेगा? यह देश किसी की बकौती नहीं है धनाढ़ियों की। मैं भी चाहता हूं कि मेरा भी बेटा उसी तरह से दिखे, लेकिन हमारे विद्यालय में वो व्यवस्था क्यों नहीं दी जा रही? तो ये अच्छी बात है कि हम उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए सोचें, और वो व्यवस्था देना सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार 5 तरह के सरकारी स्कूल चला रहा है स्वयं। एक विद्यालय में दिन भर खाना खाने के लिए 4 रुपया दिया जा रहा है, और हम जैसे लोग उसी के मॉनिटरिंग में लगे हुए हैं कि तुम MDM बनाया कि नहीं। अगर वो बना भी देगा तो क्या हो जाएगा? आपका बेटा जो है वो गामा पहलवान हो जाएगा। अगर बना भी देता है, मेरा कहना है, जिस शिक्षक को 6 महीना तक वेतन नहीं मिलता वो क्या पढ़ाएगा? लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा कार्यक्रम यह बनता है कि गांव में चल के कहेंगे कि शिक्षकों को देखो कि समय पर आता है कि नहीं, समय पर जाता है कि नहीं। अगर हम देख भी लिए तो उसको सरकार अगर जनगणना में लगा देगा, मुर्गी के गणना में लगा देगा, गाय गिनने में लगा देगा, तब हम क्या करेंगे? सवाल एक जगह नहीं है। हमको इस सरकार जो गलतियां कर रही है, बारीकी से जो राजनीति कर रही है हमको बांटने के लिए, उसको समझना होगा, तब हम परिवर्तन की बात कर पाएंगे। क्योंकि ये तो रिलीफ चलाया जा रहा है, रिलीफ को आप पकड़ते रहिए। रिलीफ को लेने के लिए हम दौड़ रहे हैं कि हम तो ये दे रहे हैं, आपको ये दे रहे हैं, आपके बेटा को कपड़ा दे रहे हैं। क्या कपड़ा दे रहे हैं? जिस कपड़े की तुम बात करते हो, बिहार में जिस समय डेंगू होने लगा बारिश के बाद, डीएम ने अनाउंस किया सभी कपड़े, सभी बच्चे विद्यालय में फुल शर्ट पहनकर आएंगे। अब मेरे दिमाग में यह बात आई कि तुम एक ही बार 220 को रुपये दिए हो सरकारी विद्यालय में कपड़ा खरीदने के लिए, वो गलती से हाफ शर्ट सिलवा लिया होगा, तो ये फुल शर्ट कौन सिलवाएगा? चाय बेचने वाला। तो सवाल साथियों, आप नौजवानों, हमको जो राजनीति चल रही है इसको पकड़ने की आवश्यकता है। और
और इसको पकड़ने के लिए हमको समाज को देखना होगा, कौन व्यक्ति किस चालाकी से हमारे साथ बात कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा है कि हमको गांव में ही गांव से किसी से लड़वाना चाह रहा है। वही सबसे इम्पोर्टेंट है कि मनरेगा में काम मिल रहा कि नहीं, आपको 30 किलो अनाज दिया कि नहीं। अरे भैया 30 किलो दिया कि नहीं, उसके लिए तुम पेड़ को चढ़वा रहे हो, उतरवा रहे हो, आधार से वो जुड़ा है कि नहीं, उंगली डलवा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। इस बार मैं गांव पर गया, देखा कि तबाह हो गया, दिन भर में 10 आदमी को राशन दे पाया, जो फिंगर से अभी दिया जा रहा है। तो बात यही है कि काम होना चाहिए। वैचारिक रूप से हम जितना ही मजबूत होंगे, हम अपने आप को समझ पाएंगे कि हम समाज में कौन सा परिवर्तन करना चाहते हैं, हम समाज को किस रूप में देखना चाहते हैं। कार्यक्रम होना बहुत बड़ी बात नहीं है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन घूमेंगे, 100 नौजवान आ जाएंगे, लेकिन उसमें से 100 नौजवान जाएगा तो तीसरा दिन उसके दिमाग में चलेगा कि नहीं कि वहाँ पर जो कहा जा रहा था वो कितना गलत था, कितना सही था। उसके लिए क्या हम 5% भी सोच सकते हैं क्या, ये महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो यही थोड़ा सा हमने शायद मेरे मन में यह बात आ गई कि भाई संजीव जी संचालन करते हैं तो अवसर देंगे कि बोलने की नहीं, लेकिन बिहार का रिपोर्टिंग करते वक्त हमने थोड़ी सी बात अपनी रख दी है। संजीव जी इजाजत हो तो मैं थोड़ा अब इसके बाद वाले से स्टेट रिपोर्टिंग के बाद। अच्छा, स्टेट रिपोर्टिंग में कुछ करना? हाँ, स्टेट रिपोर्टिंग। अच्छा, स्टेट रिपोर्टिंग में ये करना है कि राजीव जी उस बैठक में जा नहीं पाए थे बिहार से अपने कुछ प्रायर इंगेजमेंट के कारण। तो 25 अगस्त वाली बैठक जो शुरुआती बैठक थी, और अब चूँकि एकदम ये एक स्ट्रक्चर ले रहा है, फॉर्मल एक स्ट्रक्चर ले रहा है। तो राजीव जी ने जो कहा कि बिहार के संदर्भ में कि अभी वहाँ पे प्रक्रिया शुरू होगी, मुझे लगता है कि अलग अलग हिस्सों में प्रक्रिया शुरू है, उसको कंसोलिडेट करने की बात है। और जिन जिन जिलों में राजीव चूँकि एक नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं, एक बड़ा व्यापक नेटवर्क है आरटी फोरम के अलावे, बिहार बाल आवाज मंच करके, वो पहले भी लोगों के राइट्स पे काम करता रहा था। तो हम ये गुजारिश करेंगे कि उस नेटवर्क के जरिए भी जो युवा हैं, जो बाकी साथी हैं, उनको एक्टिवेट करें। और यहाँ से जाने के बाद दूसरी बात जो लग रही थी अभी मध्य प्रदेश के बारे में, चूँकि आपने कहा, तो मध्य प्रदेश में आरटी फोरम का एग्जिस्टेंस है, और उसमें हो ये रहा है कि जो उसकी लीडरशिप है, उसमें जो वहाँ के कन्वेनर है फिलहाल संदेश बंसल जी है। तो लेकिन संदेश बंसल वही मैं बोली फिर वो नहीं हो पाया। ग्वालियर में है, ग्वालियर में। वही मैं इसीलिए मैं उस बात को मैं रखना चाह रहा हूँ कि अभी पिछले दिनों क्या हुआ कि जो हम लोग देश मेरा वोट मेरा मुद्दा मेरा वाला एक अभियान चलाए थे, और बाकी इलेक्शन के समय, लोकसभा इलेक्शन के समय भी हमने मैनिफेस्टो वगैरह किया था। तो उस समय वो काफ़ी एक्टिव थे मध्य प्रदेश में भी, और संदेश बंसल की जो यूनिट थी वो भी। लेकिन कुछ तो संसाधनों की कमी की वजह से, और कुछ शायद अन्य कारक भी होंगे, उसके कारण वो बहुत रेगुलराइज नहीं हो पा रहा है। तो इस बार भी शायद वो हमारी नेशनल काउंसिल मीटिंग में मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि शायद वो आए, लेकिन वो कहीं ना कहीं वहाँ पे हम लोगों को एक उसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। उसके बारे में अभी नेशनल फोरम सोच रहा है। ये जस्ट आपकी जानकारी के लिए, चूँकि आपने ये बात उठाई कि वहाँ पे फोरम में क्या है, एक तो मतलब ये है। दूसरा, अपनी तरफ से एक बात अभी प्रवीणदा से पहले बात हुई है, लेकिन मैंने एक प्रस्ताव रखा था, मुजाहिद नफीस अभी गुजरात में देखते हैं माइनॉरिटीज़ को खास करके वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यूथ भी है उसमें काफ़ी संख्या में, और अन्य लोग भी हैं, और ख़ास करके जो माइनॉरिटी गर्ल्स हैं, तो जो गर्ल्स एजुकेशन की हालत जो वहाँ पे है उसको वो काफ़ी ख़राब है। बाकी तो है ही, बाकी इंडिकेटर्स भी कोई बेहतर नहीं है। मेरे ख्याल से शायद 17वें स्थान पे या किसमें उन्होंने न्यूज़ भेजी थी। तो कल
माइनॉरिटी डे के होने के कारण एक बड़ा कन्वेंशन है उनका, तो इस वजह से वो आज वाली मीटिंग में और कल भी 18 वाली मीटिंग में नहीं रह पाएंगे, 19 तारीख को रह पाएंगे। तो गुजरात की तरफ से मैंने उनसे वादा किया था कि उनका एक प्रस्ताव ये रख दें कि कैंपेन अगर कोई चले और अगर इसका एक्सटेंशन हो या ना भी हो तो हम लोग उनको भी एक जिम्मेदारी दें कैंपेन की, जैसे आरटी के संदर्भ में तो है ही, इसको भी थोड़ा उस तरह बढ़ाया जाए। ये दो चीज़ें हैं। और खुद हम लोग जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो नेशनल फोरम जो देखता है बाकी, तो उसके बारे में मुझे लगता है कि यहाँ पे अपराजिता जी भी हैं और फोरम के साथ काफ़ी लंबे अरसे से जुड़ी हैं, कैंपेन के संदर्भ में उनका काफ़ी ठीक ठाक उनके लिए अपने अनुभव हैं। तो अभी अगर ना भी हो तो इसके बाद वाले सेशन में वो भी अपनी थोड़ी बात रखें ताकि और कुछ इनपुट्स दें, क्योंकि अगर सब जुड़ा रहेगा और नेशनल लेवल पे नहीं रहेगा, नेशनल लेवल में भी क्या करना है और उसमें फोरम कैसे करेगा या फोरम किसी और ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ करके करेगा, क्योंकि यहाँ भी एक दिल्ली आरटी फोरम भी है, मतलब नेशनल आरटी फोरम तो है ही, लेकिन जैसे अन्य राज्यों में राज्य के चैप्टर्स हैं, स्टेट चैप्टर्स, उसी तरह से दिल्ली आरटी फोरम भी है, तो और वहाँ भी हमारी एक कन्वेनिंग बॉडी है। तो मुझे लगता है कि अगले किसी उसमें शायद उनमें से भी कुछ को बुलाना या वो करना है, ये इतनी सी कोई स्टेप हो मैं 22 तारीख को तो हम लोग कोई नहीं आ पाए, तो लेकिन जो पहले हमारा मीटिंग था उसके बाद जाके हम ज़्यादा एरिया तो नहीं कर पाए। 2 जिला में हम लोगों ने यूथ लोगों के साथ बात भी किया, कुछ आइडेंटिफिकेशन किया, 140 यूथ लोगों को हमने आइडेंटिफिकेशन किया जो आते हैं लीडरशिप में और कुछ करना चाहते हैं, और उनको लेके 2 बार हमने ओरिएंटेशन भी किया और एक ट्रेनिंग भी उनके साथ किया। उनका पूरा अपडेट हम फरीदा जी को और फोरम में किए थे। और ये सब के बाद हमने 2-3 चीज़ें पे वहाँ चर्चा आई थी, एक तो एजुकेशन पे, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट पे, ज़्यादातर लैंड और फॉरेस्ट को लेके ये चर्चा आई थी, क्योंकि हमारा जितना एरिया है सब ट्राइबल एरिया है, तो उसको लेके जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पे हमारा क्या अधिकार होना चाहिए, तो यूथ को क्या भूमिका होना चाहिए उस पर, वो पे काफ़ी चर्चा हुई। और जो अभी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था और उसके खिलाफ जो मोटिवेशन चल रहा था, और सुप्रीम कोर्ट तो उसका रद्द किया, मतलब बंद किया कि वो नहीं है, उसका रेगुलेशन के लिए जो होना चाहिए उसका पूरा उसी हिसाब से उसको फिलअप किया जाए। तो उसी हिसाब से हमारा एरिया में 1000 लोगों को अभी सरकार ने चिन्हित किया कि इनको लैंड राइट्स मिलेगा, लेकिन उनका कोई भी डॉक्यूमेंट है नहीं गवर्नमेंट के पास। हम जितने भी ढूंढे ना उनका FRC के कमेटी का है ना कुछ भी नहीं। तो फिर नया से शुरू करने की जो जिम्मेदारी वो वहाँ के यूथ लोगों ने मिलके ये सब वॉलंटियर्स वो लोग वही काम भी करते हैं। और उसमें उन्होंने और एक अच्छा चीज़ किया कि अभी पिछले महीना में 3 लड़कियों का 13 साल एक 14 साल के लड़कियों को शादी हुआ, उन्होंने मिलके प्रशासन के साथ मिलके पूरा यूथ ग्रुप जाके वहाँ रखे, वो 3 शादी को भी जो कम उम्र में शादी करवाते हैं वो 3 शादी को भी उन्होंने रुकवाया है। अरे जो लीडरशिप में आते हैं उनका इतना की विजन नहीं कि वो आगे जाके क्या करेंगे, वो वही सोचते हैं कि आप हमको तो वो रोज सुनते हैं, वो सोचते हैं कि कोई बाहर से आके हमको ट्रेनिंग दे ताकि हम आगे क्या करेंगे। ये तो छोटा छोटा काम हम गांव में आपको मदद करते हैं, कुछ कर भी लेते हैं, लेकिन हमारा तो एक तो जॉब भी नहीं, हम कहाँ भी जाके पढ़ भी नहीं पाते अच्छा से। दूसरा जितने अभी कॉलेज स्टूडेंट्स हमारे पास ट्राइबल्स का जुड़ा है, उनका कास्ट सर्टिफिकेट तक उनको प्राप्त नहीं है, वो नहीं कर पाते क्योंकि उनका पट्टे में इतना सब मतलब गलती किया है, ना वो आदिवासी कहलाते हैं ना दलित कहलाते हैं, बहुत ऐसे स्थिति में है। तो वो सोचते हैं कि पहले हमारा काम हो जाए उसके बाद हम कुछ करेंगे। तो ऐसे ये में हम 2 जिला पे ही ये किया।
बनाना की बात हो रहा है। हमारा भी वही बात हो रहा था, वो बोले कि हमको कोई सपोर्ट करे ताकि हम बाकी जिला पे हमारा संपर्क भी है, हम ये प्लानिंग किए हैं अभी, उसको कैसे किया जाएगा अभी बोलेंगे कि अभी 15-15 जिला को हम एक साथ बुला पाएंगे, क्योंकि हमारा 30 जिला है और 30 जिला से एक साथ हम कर भी नहीं पाएंगे, वो हमारा कैपेसिटी के बाहर है। वो 15-15 जिला को एक साथ करके हम वो यूथ को कुछ जगह पे हमारा संपर्क भी है, क्योंकि कालाहांडी बाकी पश्चिम उड़ीसा में हमारा संपर्क भी है, तो वो 15-15 जिला को एक बार करके फिर स्टेट काउंसिल बनाने की हम बात करें। उत्तराखंड के साथियों ने जो बात बताया था उसको थोड़ा सा क्लियर में और एलिवेट करूँ। उत्तराखंड में एक यूथ का नेटवर्क पिछले कुछ सालों से काम कर रहा था, जिसमें करीब 7 जिलों में था उत्तराखंड यूथ नेटवर्क के नाम से, और वो इकोलॉजी को केंद्र बना के काम कर रहा था, और पिछले 1-1.5 साल से उसमें एक तरह की सुस्ती तो अब ये कलकत्ता की 2 मीटिंगों के बाद उस नेटवर्क को एक्टिव करके एक ब्रॉडर उसके अंदर लाने की प्रक्रिया उत्तराखंड के अंदर शुरू हुई है। और इसीलिए जो उत्तराखंड के लिए अगला सब्जेक्ट भी तय किया है जिसमें हम प्रोसेस करने वाले हैं, वो यूथ और इकोलॉजी को एक सेंटर माना है, क्योंकि ओरिजिनली उस पर काम कर रहे हैं नौजवान, और ये 7 जिलों के नौजवान थे जिस पर वो सक्रिय थे, और इसी नेटवर्क को इस ब्रॉडर प्लेटफॉर्म में ला के उसको एक ब्रॉडर आकार देने की कोशिश यूथ चल रही है। तो उसको सेंटर मान के फिर उसमें सोशियो पॉलिटिकल इकोलॉजी की डिस्कशन भी, क्योंकि यूथ फॉर डेमोक्रेसी का जो मामला है वो सोशियो पॉलिटिकल इकोलॉजी के रूप में उसके वो प्रोसेस मुझे लगता है जनवरी में, जैसे फरवरी की बात हो रही थी, कल फरीदा का कहना है कि जनवरी तक ठीक है, तो अभी ये लोग फैसला करेंगे तो जनवरी में ये प्रोसेस चलेगा। मार्च में फिर हमारी ठीक है, 2 महीने हमारा ओके, बहुत ठीक बात है। अरे ये बताइए किसकी ट्रेन है 5 बजे के पहले? किसी की नहीं, 6 बजे से पहले, किसी की नहीं, 7 बजे से पहले, किसी की नहीं है। कितने बजे? 7:30। कहाँ से? यहाँ से सात बजे यहाँ से अगर 6 बजे तो 5 ठीक है। कितने बजे छोड़ने से पहुँच जाएगा? 6 बजे निकल 6 बजे तक चलाना चाहिए, हो जाएगा 9:30 की ट्रेन उसके बाद ही है ना? 7:30 बजे पास वो तो ठीक है, वो एक मिनट 7:40 में है ट्रेन। 7:40 में कहाँ से है, कहाँ से? नहीं दिल्ली से नई दिल्ली से कितने बजे? 7:40 में। हाँ 6 बजे तक चल सकता है, 6 बजे तक चलाएगा। हाँ। ठीक है, सबकी बातचीत आई है, बहुत सारे अनुभव शेयर हुए हैं, स्टेट रिपोर्टिंग भी हुई है, हमारे 2 साथियों ने अपनी बात भी रखी और बहुत सारी चिंताएं भी हैं और मुद्दे भी हैं। मैं अपराजिता जी को अनुरोध करूँगा जो CSD में प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है और IT फोरम के साथ एक लंबे समय से जुड़ी हुई है, कि सुबह से लेकर अब तक जितनी भी चर्चा हुई है उसको थोड़ा सा वो अपने शब्दों में बताए ताकि हम लोग एक जगह पर कॉमन मिनिमम एक समझ पर आ सकते हैं। हमारे लिए वो IT फोरम ही मैं भी आर्टी फोरम ही, मैं भी सवाल भी जो आ रहे हैं वो फोरम के इर्द गिर्द ही है। तो सुबह जो अमरीश जी ने शुरू किया, तो लार्जर पॉलिटिकल क्लाइमेट कैसे बदल रहा है और उसमें यूथ का कैसी भागीदारी होना चाहिए, उस पर थोड़ा सा बातचीत रखा। और जो मुझे लगा उसके बाद वाला जो सत्र था वो कहीं ना कहीं मुझे स्टेट रिपोर्टिंग से भी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि क्या क्या मुद्दे हैं और कैसे कैसे मुद्दों से यूथ जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो निकल के आए और कुछ कुछ कॉमन इश्यूज निकल के आए जो सवाल के तौर पे भी मैं सोच रही थी कि ये सवाल क्यों ना क्यों हम उसका अनपैक करें, जैसे हम जनरली मीटिंग्स में करते हैं कि जैसे क्यों प्राइवेटाइजेशन, मतलब सिर्फ स्कूल ही प्राइवेटाइजेशन नहीं, हम प्राइवेटाइजेशन के दौर पे चल रहे हैं, तो हर चीज प्राइवेटाइजेशन, तो किस लिए कि प्राइवेटाइजेशन सुविधा दे रहे हैं या जो सरकार है वो अपने जगह से हट रहे हैं, कहीं ना कहीं जो सुविधाएं चाहिए, जो स्कूल जैसे होना चाहिए वैसा नहीं है, या ऐसा है कि स्कूल बढ़िया है सरकारी फिर भी लोग प्राइवेट के ओर जा रहे हैं, या हेल्थ को लेकर हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जो ऐसा है कि लोग इंश्योरेंस की तरफ जा रहे हैं या इंश्योरेंस लोगों को बेचा जा रहा है और हमारे जो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स थे वो कहीं ना कहीं बंद किया जा रहा है, या पैसे की बात है उठाया किसी ने कि हम लोग को सिर्फ 3% दिया जा रहा है, तो
किस आधार पे वो दिया जा रहा है और लोगों की डिमांड्स क्या है और कितना चाहिए। तो और नीति में हमारे कई सारे नीति है जो इन सारी चीज़ों को स्पष्ट रूप से ऑलरेडी है, लेकिन अगर हम देखें कि अगर जमीनी हकीकत अगर हम देखें तो वो कहीं ना कहीं अलग है। एक मुझे वो लगा। दूसरा जो चीज़ निकल के आया वो ये है कि सबने कहा कि हमारी पॉलिटिकल होना चाहिए, है ना। तो उससे हम क्या, उसको भी थोड़ा अनपैक करने की बात है कि कैसे हम लोग पॉलिटिकल से क्या समझते हैं। भागीदारी पहला तो है कि हम जहाँ हैं वहाँ हम अपना भागीदारी दिखाएं। फिर भागीदारी कैसे दिखाएं? हाँ, सवाल उठाए, अपना डिसीजन मेकिंग जो भी इंस्टीट्यूशंस है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो जहाँ पे आप अपनी भागीदारी दिखा सकते हैं या अपनी राय रख सकते हैं या सजेशंस सुझाव रख सकते हैं। कैसे कौन कौन से वो इंस्टीट्यूशंस आपके इलाके में नजर आता है या जहाँ हम हैं वहाँ पे नजर आता है। एक तो हमारा पंचायत है ना, हमारे विलेज लेवल कमिटीज है, हमारी SMCs है, हमारी स्टेट लेजिस्लेचर्स है, हमारी पार्लियामेंट है ना। तो और यहाँ पे हम यूथ, जब हम यूथ भी कहेंगे थोड़ा सा, हमारी यूथ का एक पॉलिसी भी है ना। और तो यूथ को भी हम अपने फेडरेशन में कैसे यूथ को डिफाइन करते हैं, एक पॉलिसी जो यूथ पॉलिसी है उसमें कौन कौन से मुद्दे सरकार यूथ के लिए प्लान कर रहे हैं, ये भी देखने की जरूरत है ना। और ये भी साथ ही साथ ये भी देखने की जरूरत है कि उस आवाज जो है, यूथ की जो आवाजें उठ रही है या जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं या जो समझ भी बन रही है, उसको रखने की कौन कौन से स्पेसेस है, कौन कौन से माहौल बन रहे हैं या कौन कौन से स्पेसेस हैं, समुदाय में हो या स्टेट लेवल में हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो, या आपका जो फेडरेशन है वो कैसे एक स्पेस बन के उभरे कि यूथ अपनी जो बातें हैं, अपनी जो शंकाएं हैं, अपनी जो सजेशंस है, अपनी जो राय है, अपनी जो डिमांड्स है, वो कैसे एक फेडरेशन को एक स्पेस के रूप में देखे कि एक तो नेशनल लेवल में ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि रीजनल लेवल में वो कैसे ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने। क्योंकि हमारे जो मुद्दे हैं हो सकते हैं कुछ कॉमन है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अलग भी है क्योंकि रीजन्स अलग है, कॉन्टेक्स्ट अलग है ना। और तीसरी जो बात मुझे वो निकल के आए आप लोग की डिस्कशन से, वो एक मिनट मैंने लिख के रखा था जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, और मुझे लगा कि आगे हम जब प्लानिंग करें इन मुद्दों को अगर हम रखें, हाँ, भेदभाव की बात कि बांटा जा रहा है समाज को, है ना। तो जो बांटने की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं बाइनरी है, जैसे हिंदू मुसलमान, है ना, बांटा जा रहा है। लड़का लड़की, सेफ्टी के इश्यूज बहुत आए, है ना। तो सेफ लड़कियों को लड़के से सेफ होना है ना। मुसलमान कहीं ना कहीं खतरे पैदा करते हैं हिंदुओं के लिए, तो मुसलमान से हमको सेफ्टी रखना है ना। तो बाइनरीज में भी बहुत बातें आ रही है। क्या कह रहे हैं, सारे धर्मों के लोगों को लेंगे लेकिन मुसलमानों को नहीं लेंगे, कहीं ना, है ना। तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग बांट रहे हैं और कैटेगरीज बना रहे हैं। और हमारे देश में कैटेगरीज की कोई कमी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो जो कह रहे थे कि भेदभाव धर्म के उसमें है, तो उसमें आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो क्रिश्चियन है धर्म में, लेकिन फिर भी उनको दलित कहा जाता है। दलित मुसलमान भी है, दलित क्रिश्चियंस भी है, सिख भी है, दलित सिख भी है। तो कैटेगरीज की हमारे समाज में कोई कमी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो भेदभाव है, ये एक को दूसरे के साथ खड़े होने नहीं देते और उसको कहीं ना कहीं तकरार में रखना चाहते हैं। तो इन सारी चीजों को भी हम कैसे समझे, क्योंकि यूथ को ये समझना मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी तो यहाँ पे हम होमोजेनियसली बात कर रहे थे, लेकिन जब हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी भी जो आइडेंटिटी है, पहचान है, वो कहीं ना कहीं आप है और कोई दूसरा है। तो वो जो दूसरा हो जाता है ना मेरी नजर में, वो कहीं ना कहीं कैसे हम उसे समझे और अपनी समझ में उस चीज को रख पाए, तभी हम लोग कहीं ना कहीं शिक्षा को भी अपनी मुद्दा बना पाएंगे। क्योंकि जैसे आपने कहा RTE 25
25% की बच्चों की बात करते हैं, असल में 25% की बात नहीं करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एमपी में ये काफी बहुत ज्यादा चर्चा है कि आरटी सिर्फ 25% की बात करते हैं। हो सकता है दिल्ली में ऐसा समझ नहीं है, तो अलग अलग, और इसलिए भी क्यों है क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं उसमें, और राजनीति भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और सिर्फ राजनीति सरकार की नहीं, लोगों की भी, क्योंकि वो कौन सा मुद्दा आगे रखना चाहते हैं और कौन सा मुद्दा पीछे रखना चाहते हैं। तो हम जब बातें करेंगे, कुछ ना कुछ चीजें जो है कहीं ना कहीं हमें नॉन निगोशिएबल, हम जो कहते हैं कि जब शिक्षा अधिकार बोल रहे हैं तो शिक्षा अधिकार कानून को हम एक रेफरेंस पॉइंट माने। हम ये नहीं कह रहे कि वो सबसे बढ़िया एक्ट है या सबसे बढ़िया कानून है, लेकिन हमारे एक नीति है, एक लॉ है, कानून है, जो हम उसे, और वो 25% की बात, वो हर एक बच्चे की, वो पहली बार देश भर में ऐसे कानून बना जो सारे बच्चों की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। उन्होंने उस एक्ट में लिखा है कि वो सबको समान शिक्षा की एक कहीं ना कहीं नॉर्म्स को बोले या दायरा जो होता है वो तय किया उसने कि स्कूल में इतना तो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, स्कूल में इतनी टीचर होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे ये बेस्ट है, लेकिन फिर भी जो असल में सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं कानून की वायलेशन है, कानून की हनन। तो संजय जी, इसी सारी बातों को लेकर अगर हम शिक्षा में भी अगर एक यूथ जो आरटी फोरम, क्योंकि शिक्षा पे मैं थोड़ा सा फोकस लाना चाह रही हूँ क्योंकि सारे जो मेंटर्स है वो आरटी के भी पूरा गुरु है तो और 10 साल आरटी का मतलब जो कंप्लीटिंग 10 years है ना अगले साल, तो कैसे हम अपनी यूथ के जो भी ग्रुप्स है, सारे आरटी फोरम ना हो, लेकिन गुजरात में भी उन्होंने इच्छा प्राप्त दिखाया है कि वो करना चाहते हैं। बिहार के हमारे कन्वीनर है यहाँ पे हमारे साथ, यूपी के है, मतलब स्पोर्ट के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो क्या हम 10 साल आरटी के 10 साल में कुछ ऐसा प्लान कर सकते हैं कि यूथ फॉर आरटीई, जैसे आपने कहा, आपका पॉइंट बहुत वैलिड है, सिर्फ शिक्षा नहीं होना चाहिए। जब यूथ की बात हो तो सारे यूथ, जो भी रोजगार की बात सबसे जरूरी है, स्किल डेवलपमेंट, मतलब स्किल डेवलपमेंट हम उस हिसाब से ना देखें तो, लेकिन स्किल जरूरी है अगर आपको एम्प्लॉयमेंट की बात हो, या आप कैसे समाज चाहते हैं यूथ, इसके लिए भी कहीं ना कहीं जो पॉलिसी में है वो सारी चीजें जरूरी है यूथ को अपनी वो करने के लिए। लेकिन शिक्षा के लिए अगर हम, क्योंकि फोरम यहाँ पे है और आरटी का 10 साल है, क्यों ना हम मतलब एक प्लानिंग ऐसा हो कि कुछ नेशनल स्टॉक टेकिंग में जैसे हम करते हैं, तो आरटी यूथ फॉर आरटी का ऐसा एक स्टॉक टेकिंग हो नेशनल लेवल में, कि जहाँ एक स्टेट लेवल में भी हो, कि चर्चा हो, क्योंकि यहाँ पे तो आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन कैसे मतलब इस पे एक मेरा मुद्दा रहेगा कि कैसे इस पे हम भी एक मुद्दा ये भी रखें कि कैसे इस पे हम थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं। तो संजीव जी, पता नहीं आपका जो उद्देश्य था ये मैंने वो किया कि, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये सारी बातें निकल के आए और इसको कैसे हम, और मेरा और एक ऑब्जर्वेशन रहा कि जहाँ हम लोग जोड़ने की बात कर रहे हैं ना, तो एक से एक जोड़ने से नहीं होगा, मतलब वो भी एक प्रोसेस हो सकता है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजिंग कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी होना होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल एक आपका ऑफलाइन ग्रुप ही हो, या कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी जहाँ पे लोग आए, बच्चे आए, और बहुत स्टेट लेवल पे मत सोचिए, जितना रीजनल लेवल पे हो सके, गांव लेवल पे हो सके, पंचायत लेवल में हो सके, है ना, उस हिसाब से सोच अगर हम लोग करें तो कहीं ना कहीं वो एक जैसे नहीं होता है ओशन में एक पत्थर फेंक दे तो वो फैलता है, कहीं ना कहीं फैलेगा, नहीं तो फिर हम वही जम जाएंगे और वो डिसेंट्रलाइज नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे जोड़े, लेकिन 1-to-1 पर्सन से नहीं, एक ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रैटेजी से। और हमारे जो संगत मतलब इंस्टीट्यूशंस है कहीं ना कहीं गांव में, PRI है, SMC है, PLC है, आदिवासी इलाकों की बात क्या है, शांति समिति है ना, शांति समिति पता नहीं है बहुत जहाँ बनना था फॉरेस्ट राइट्स के तहत, तो
सारे इंस्टीट्यूशंस को कैसे हम लोग यूज करें अपनी आवाज, यूथ की आवाज रखने के लिए, तो इतना शुक्रिया भाई, आपने अच्छे से बातों को समेटा और क्या चैलेंजेस हैं आने वाले समय में उसको भी उन्होंने कोशिश की कि हम लोग उसको मोटे तौर पे समझ पाए। थोड़ा सा हम चलेंगे उस तरफ जहाँ हमको एक नई दुनिया देखनी है, एक दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं और इस दुनिया की पिक्चर हम सब देख रहे हैं। कुछ बातें आप लोगों ने बताई, कुछ बातें आपने बताई, कुछ आपने बताई। हम लोग जिस दुनिया में रह रहे हैं अभी इस समय, तो ये दुनिया क्या आपको लगता है, ये इस समय जो समाज है, जो देश है हमारा, ये रहने लायक है क्या? इसमें कहीं से कहीं आपको कोई ऐसी चीज़ दिख रही है? क्योंकि आप ही बता रहे थे, मैं नोट किया था कि हमारे यहाँ टैलेंट है। कौन बता रहा था टैलेंट है? पीछे पढ़े लिखे लोग हैं और चैलेंजेस क्या है कि वो टैलेंट लोगों के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तो पढ़े लिखे लोग उनके लिए हमारे पास कुछ नहीं है। आप ही लोग बता रहे थे कि कानून है, लेकिन वो कानून का अनुपालन नहीं हो पा रहा उस कानून का। आप ही लोग बता रहे थे कि सरकारी स्कूल है, टीचर है, लेकिन वहाँ पढ़ाई नहीं है। तो बहुत सारे इशू आपने बताया है कि प्राइवेटाइज हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं और जिस तरीके का माहौल चल रहा है वो सब कहीं दिखता है। ये बातें कहीं दिखती हैं आपको? अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से ये कहीं दिखती हैं, दिखाई पड़ती हैं? क्या दिखता है दिन भर? असल मुद्दे जो जमीन के हैं वो सरकारों के से भी नहीं दिखते हैं और किसी भी मीडिया से नहीं दिखते। वो सोशल मीडिया हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, कहीं से मुद्दे आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं। और मुद्दे जो दिखाई पड़ते हैं उनका हमारी और आपकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं, जुड़ाव नहीं है। अब हमारे देश के लोग जो हम और आप हैं, सब एक सोचते हैं कि हम किस तरीके की दुनिया में रह रहे हैं, हम क्या करें क्या नहीं करें। एक अजीब प्रकार का तनाव है, एक अंधकार है, एक अजीब प्रकार का सोच है जिसमें कहीं भी हंसते मुस्कुराते आदमी नहीं दिखाई पड़ रहा है। दिखाई पड़ता हंसते मुस्कुराता कोई आदमी कहीं दिखता खुशी है। तो ऐसे में प्रश्न ये है कि हमारे आसपास की दुनिया, मैं जहाँ रहता हूँ, अगर उसके सराउंडिंग हम 3, 4, 5 किलोमीटर का दायरा देख लें, या मैं वो दायरा देखूँ जहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ। मैं लखनऊ से दिल्ली आ सकता हूँ, तो अगर मैं लखनऊ से दिल्ली आ सकता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं दिल्ली से लखनऊ देख सकता हूँ। देख सकता हूँ नहीं देख सकता हूँ? अल्मोड़ा से जो लोग आएंगे इस बैठ के अल्मोड़ा देखने आप बंद करके सब दिखाई पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो अगर इंसान यहाँ से बैठ के हम लखनऊ देख सकते हैं, तो क्या ये जो बैठे हुए लोग हैं इनको ये गरीबी, भूखमरी, भेदभाव, कुपोषण, अशिक्षा, ये सब दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? दिखाई पड़ता है ना, लेकिन वो कहीं भी उनकी तरफ से कोई प्रयास नहीं दिखता कि इनमें कोई सुधार आए किसी तरीके का। हम लोग सोचा करते थे सन 2001 में पूरी दुनिया में एक मंच बना था, उसको कहते हैं विश्व आर्थिक मंच। उसका काम है कि आर्थिक दृष्टिकोण से पूरी दुनिया को देखो। हम लोगों ने बनाया था उस जमाने में विश्व सामाजिक मंच। हमारा कहना था कि सामाजिक दृष्टिकोण से दुनिया को देखो, ठीक है ना? तो उसी में कई दृष्टियां शामिल हो गई। तो जैसे मैं कहूँ कि एक बेहतर भारत संभव है, यानी आज का भारत में कोई रहना नहीं चाहता, और जो इस सोच के हैं, इस विचार के हैं कि हमें ऐसा भारत चाहिए, और अगर उसको भारत नहीं दिख रहा है, या वो समाज नहीं दिख रहा है, या वो राज्य नहीं दिख रहा है, या वो ब्लॉक नहीं दिख रहा है, या अगर वो गांव नहीं दिख रहा है, तो उसे दूसरा गांव चाहिए ना, उसे दूसरा जिला चाहिए ना। दूसरा जिला से मतलब वो जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें बदलाव चाहिए। उस तरीके का वो जिले में नहीं रह पा रहा है, उस तरीके के गांव माहौल में गांव में नहीं रह पा रहा है। ये तो भाग सकता है तो कहाँ जाएगा भाग के? तो वो जो आपके गांव में दिक्कत है वो दिल्ली में भी है, वही मुंबई में भी
कोई चाहे कलकत्ता में भी है, कोई लखनऊ में भी है, कोई पटना बंगाल सब जगह है। तो इसका मतलब ये है कि ये दिक्कत जो है वो सर्वव्यापी है, तो भाग के कहीं जाया जा सकता है। तो अगर हम ये कहें आपसे कि दरअसल अगर ये अवस्था व्यवस्था वर्तमान की जो है वो हमारे रहने लायक, विचार करने लायक, सोचने लायक, काम करने लायक माहौल प्रदान नहीं करती, हमारे चेहरे पे खुशी नहीं आती, ये नेचुरल हंसी है, बनावटी नहीं, नेचुरल हंसी, हमको काम करने में मनोरंजन नहीं देती, तो हम कैसा समाज चाहते हैं, हम कैसा भारत चाहते हैं? यानी हमारे सपनों का गांव क्या होगा, हमारे सपनों का जिला क्या होगा, हमारे सपनों का राज्य क्या होगा, हम कैसे अपने राज्य को बनाना चाहते हैं? क्योंकि जब गांव बनाएंगे, जिला बनाएंगे, राज्य बनाएंगे तभी तो राष्ट्र बनेगा। तो मेरे सपनों का भारत क्या हो, क्या हो उसमें, कौन सी चीज होनी चाहिए, किस प्रकार होनी चाहिए, क्या हो? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात, फिर अपराजिता की बात जो थी जिसको समेट के कहा कि सपनों का भारत तो सब बनाना चाहते हैं, समझ रहे मेरी बात? जो वर्तमान सरकार है, जो पिछली सरकार थी, जो कभी और आएगी, समाज में तो हर तरीके की धारा के लोग हैं, सब अपने सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। तो जो सोचता है कि मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का समाज, मेरे सपनों का गांव, मेरे सपनों का राज्य, मेरे सपनों का जिला ये हो, तो जो सरकार अभी चल रही है और जो कुछ आप देखेंगे यही उसका सपना है। तो अगर उसका ये सपने से सब संतुष्ट है तब तो कुछ कहने नहीं है। यूथ के सामने तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर वो इस सपने को स्वीकार करता और जो बात कही थी, इनाम ने भी कही और आप सब ने कही कि युवाओं को काम नहीं है, तो जो भी कुछ काम दे रहा हूँ उसी को काम मान ले रहा है और उसी से वो सपनों का भाग बना रहा है, वो अपना मुकाम बना रहा है। परमिता, तो मुझे लगता है कि ये जो भारत है आज का, अभी का जो भारत है, इसमें बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, उनके सामने मंच नहीं है, मौका नहीं है कि वो आकर के अपनी बात, उसमें युवा भी हैं, युवतियां भी हैं, महिलाएं, सब प्रकार के लोग हैं। इस समय प्रभाव उनका जाता है जिनके पास बहुत कुछ है। तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, ऐसा सपना गढ़ सकते हैं, कोई ऐसी थीम तैयार कर सकते हैं जिससे उन सबको आने का मौका मिले, तो सब हमारी तरफ आए और कहे नहीं, और ये तय हो कि कौन से सपनों का भारत चलेगा। क्योंकि ये कोई मैकेनिकल चीज तो है नहीं कि 5 है छोड़ दिया, तो चर्चा करने का मौका मिले लोगों को, तो एक बेहतर भारत संभव है, एक बेहतर समाज संभव है, एक बेहतर गांव संभव है, एक बेहतर जिला संभव है। और यही बात करने के लिए हम सब यहाँ आज आए हैं, चुन के आए हैं, ये जिम्मेदारी लेके आए हैं अपने यहाँ से कि हम एक बेहतर समाज निर्माण की प्रक्रिया अपने राज्य में, अपने जिले में, अपने कामों में शुरू करेंगे। और देखिए कि जो भी लोग यहाँ बैठे हैं, सबके पास कोई ना कोई ठोस वजह मौजूद है काम की, सब राज्य में ठोस वजह है, सब ऑर्गेनाइजेशन में ठोस चीज है। तो कहते हैं जंप करने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 कदम पीछे जाना पड़ता है, उसके बाद क्या करना पड़ता है, प्लेटफॉर्म पे पोजीशन लेना पड़ेगा। तो हमें पीछे कदम जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जंप की प्लेटफॉर्म हम सबके पास है। हम जैसे अपने यूपी में कहें तो हमारे पास स्कोर है, उसका काम है, उसका दायरा है, हम उसके अंदर इसको समावेश करके इस काम को उठा सकते हैं। तो हमको नए सिरे से कोई काम शुरू नहीं करना किसी राज्य में, बस एक नए सोच के साथ इस काम को शुरू करना है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम एक सुंदर भारत की अगर कल्पना करें तो उस कल्पना में क्या क्या देखते हैं, ये थोड़ा सा फिर बोर्ड में लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि फिर नहीं तो हम उसी मोड पे चले जाएंगे। और तो हम अपने एक सुंदर भारत में, या मेरे सपनों का भारत क्या, जैसे हम लोगों ने जमाने में किताब बनाई थी मेरे सपनों का स्कूल, इसका वो कहा एक आम अनपढ़ व्यक्ति भी स्कूल के बारे में क्या कल्पना कर सकता है। तो ऐसे मेरे सपनों
लगता है इस पर बातचीत तो आनी चाहिए, इस पर बात शुरू हो सकती है और ये लंबी चलनी चाहिए, क्योंकि एक तरह का हमारा विजन क्या होगा ये उसकी बात है, और एक लंबी डिबेट के साथ इसको तय करना होगा और इसकी शुरुआत यहाँ पर हो सकती है। अभी सब लोग एक एक बात कर रहे हैं, जिसमें कम समय में हम सुंदर भारत के बारे में एक लाइन में कुछ बता सकते हैं। का विकास है, अंबानी का अडानी का भला करना, उनकी संपत्तियां जोड़ना और कुछ और चीज करना, और हम उसको अपना विकास समझ रहे हैं, हमारे जीवन में विकास कुछ और है। तो इसलिए सपना भी कई बार वेग होता है, इसलिए उसको स्पष्ट करना पड़ेगा, और जहां हम पिछली बार गए थे इससे आगे हम इसको बढ़ा सकते हैं, हमारे किसके दिमाग में क्या है एक चर्चा भी कर सकते हैं, लेकिन जो अभी हम करेंगे वो आगे के लिए बहस जारी रहेगी। एक हम लोग ये कौन कौन से मुद्दे उठाएंगे अभी नेक्स्ट जनवरी में आप लोग मीटिंग के लिए बोल रहे हैं, वहां तक कि क्या कौन कौन से मुद्दे उठाएंगे, और हम नेक्स्ट ये कर सकते हैं कि हम नेटवर्क को कैसे जोड़ें, कि और लोगों को कैसे जोड़ें और कौन कौन से लोग ऐसे होने चाहिए। अच्छा ठीक है, ओके, मुझे ये मिला नहीं था एजेंडा। ऐसे अपराजिता जो बोल रही थी पहले, जो एकदम गांव से पंचायत से लेकर के हम जोड़ना शुरू करेंगे, तो उस तरह से जोड़ना, ये जो ड्रीम है सपना को खा रहे हैं, ये सपना एकदम हकीकत में जो एकदम नीचे जो एक्सक्लूडेड पीपल है, जो शायद हमारे दिल्ली आने के लिए और भी 100 साल लग जाएंगे, तो उनको पकड़ना, जो जिला तक नहीं पहुंचता, उनका सपना हमको ले आना, कहीं ना कहीं उनका इंक्लूजन हमारे देश में बहुत जरूरी है, और इसमें कुछ जल्दबाजी की बात नहीं है, उनको जोड़ना है, और जोड़ने का तरीका क्या होगा वो हमको सोचना है। तो जोड़ने का हम नेक्स्ट सत्र कर लेते हैं, और अभी इन मुद्दों को, इस मुद्दे में भी बहुत सारे और इसको अनपैक करने की जरूरत है, जैसे सिटीजनशिप हम जब बोल रहे हैं, नागरिकता हम जब बोल रहे हैं, उसमें क्या करेंगे हम अभी, है ना, तो इस पे थोड़ा कि क्या आप लोगों के, या पहले हम लोग नेटवर्क को कैसे जोड़े या मजबूत करें उस पर बात करें। मुझे लगता है ड्रीम वाला ही बात करनी, आपका राइट है, ड्रीम वाला ही करना, ठीक है। तो हम जैसे हम कह रहे हैं हमारा सपना, अब अगर हम इसको यहाँ से देखें कि हमारे गांव में जो युवा रहते हैं उनके सपने क्या हैं, वो कैसा अपनी जिंदगी, अपना समाज और अपना देश कैसा देखना चाहते हैं, क्या इस पर थोड़ा बात कर सकते हैं? भाई आप सबके अलग अलग होंगे, थोड़ा उस पर सोच सकते हैं। जो जाति धार्मिक रूप से दबे हुए लोग हैं, जिनको मजदूरी करने को नहीं मिलता, जिनको पढ़ाई करने को नहीं मिलता, जिनको हेल्थ नहीं मिलता, जिनकी गांव में पंचायत में आवाज़ नहीं सुनी जाती, वो कैसे देख रहे हैं, उनका क्या सपना हो सकता है, वहाँ से शुरू करके बड़े स्तर तक हम जा सकते हैं। तो कोई शेयर करेंगे कि सपना जो होता है बेसिकली तीन चीजों में बांटा, अगर आप सोच लीजिएगा, एक है आपका फेथ क्या है इस चीज में, आपको एक विश्वास होगा जरूर है, हाँ जो भी हो, गलत हो या सही हो उसमें कुछ मामला नहीं है, लेकिन फेथ है क्या आज का तारीख में, आपका फेथ, अपना फेथ किस चीज में, आपको क्या आप देखना चाहते हैं, ये तो फेथ से निकल के आता है ना, वो जो फेथ है उसको आप एक बार डिग करके एक बार खोज के देखिए कि आपका फेथ क्या है, और उस फेथ को आप किस तरह की इंफॉर्मेशन, जो फेथ आपका है उसका ऊपर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, काफी सारे इंफॉर्मेशन के साथ आप जुड़ जाते हैं, क्या वो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, किस तरह की इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है, ये सेट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, और इसको साथ एक चीज और जरूरत होता है कि साहस, करेज, आपका करेज, और दूसरे के लिए सोचना या अपनों के लिए सोचना, ये सोच क्या है, आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या है। तो ये 3-4 चीज जो है थोड़ा आप सेग्रीगेट कर लेते हो, तो मुझे लगता है कि आज का तारीख में आपका सपना निकल के आएगा, वो सपना ही आप होगी, वो सही होना जरूरी नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि आपका
अपने समाज और देश के प्रति देश के आस्था। आपका क्या विश्वास है कि क्या होना चाहिए, कैसा देखना चाहते हो आप? अगर आप इसको एक सेकंड सोचो और अपने कागज पर लिखो, फिर एक एक करके बता सकते हैं, और हम लोग को भी लग सकते फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आपको आप में से कोई भी ऐसे सोच रहा हो कि इंटरनेट फ्री हो जाए तो सबसे अच्छा। हाँ, हो ही सकता है। जो भी हो, गलत और सही में मत सोचो। अब किसी को ये लग सकता है कि मैं रात को 12 बजे भी मैं अकेले जाऊं तो मुझे डर ना लगे, वो भी हो सकता है। किसी को ऐसा भी लग सकता है, सबके पास रोजगार हो, ये भी हो सकता किसी को ये भी लग सकता है। तो जिसको जो लगता है आप अपनी अपनी कॉपी में 3-3 फेज लिखिए और उसके बाद से क्रमवार एक एक बताएंगे, और जब जिसका छूट जाएगा तो फिर वो ये प्रोसेस है। 3-3 फेज इस तरह के हम क्या देखना चाहते हैं अपने समाज और देश के प्रति, हमारा क्या विश्वास है, क्या देखना चाहते हैं, 3-3 चीज अपने उस पर हम लिखेंगे। पेन का पैकेट और एकदम सच बात लिखते हैं। ऐसा नहीं कि सर को अच्छा लगेगा या दीदी को अच्छी लगेगी या भैया को अच्छा लगेगा, ऐसे नहीं, मेरे दोस्त को अच्छा लगेगा। चेंज नहीं कर पाएंगे विश्वास। एक तो दिन वाला सपना है, हर किसी को जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है वो मिल सके। सही बात। जो हमारा इकोलॉजिकल है पूरा, वो जैसे मतलब हमें मिला है वो हमारे आने वाली पीढ़ियों में जैसे जल, जंगल, जमीन, पेड़, मतलब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे लड़कों को हर जगह जाने की छूट मिलती है तो लड़कियों को भी मिलनी चाहिए, उनके अंदर भय नहीं डालना चाहिए कि यहाँ मत जाए, ये मत जाए, रोक उनके लिए मिलती है। स्वतंत्रता का अधिकार होनी। थैंक यू। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फॉर गर्ल्स, फ्रीडम ऑफ आपने क्या जेंडर इक्वलिटी ठीक रहेगा आपको क्या? स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, मतलब लड़कियों को कहीं भी जाए रोक टोक नहीं होनी चाहिए, जैसे लड़कों के लिए नहीं होती तो लड़कियों के लिए भी नहीं होनी चाहिए। जी, हमारा स्कूल स्टाफ कैसे, स्कूल टीचर जो हैं वो कैसे अच्छी तरीके से हो सके। जैसे हम किसी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे हमारा मजाक उड़ाया जाता है। मजाक कैसे, मतलब जैसे जाति कई चीज़ों पर हो सकता है। जैसे हम एक स्कूल में गए कुछ रिसर्च के लिए, मतलब वहाँ पे टॉयलेट ठीक नहीं है और पानी ठीक से मिल रहा है कि नहीं, तो उस पर हमारा स्टाफ जो है वो हंसता है। तुम्हारे स्टाफ ना हंसे ये चाह रहे हैं जी, और वो जो ऐसा भारत चाहते स्कूल जो है, स्कूल के जो टीचर्स हैं वो शराब पी के स्कूल में जाते हैं पढ़ाने के लिए। तो आप कैसे, आप उसके अंदर देखना क्या चाहते हैं? जो एक स्वच्छ, मतलब जो टीचर है वो स्वच्छ मतलब अच्छी सोच वाले कैसे हो सकते हैं, या रिस्पेक्ट कैसे मिले सबको, वो मतलब ताकि वो क्या है जो बच्चों में जाएगा अनुशासन नहीं, रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं बेसिकली। उनका ये कहना है कि उनको ये लगता है कि तुम्हारे जैसा व्यक्ति मतलब विद्यालय में आता है और ये शौचालय की बात करता है, तुम क्या हो, माने इनको जो सम्मान मिलना चाहिए, एक बातों को एक नागरिक को सम्मान मिलना चाहिए। भारत के नागरिक होने के चलते वो कहीं भी जाता है तो सम्मान, रिस्पेक्ट। मेरा भी लिख लीजिए ना, तो सपना कोई दूसरा कोई बोल दे। सभी को, भारत के लोगों को, जो बच्चे हैं सबको पढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिए सरकारी स्तर पर। माने इसका कहीं भी रिसर्च तक भी पैसे पर नहीं होना चाहिए। जब जहाँ तक आप पढ़ना चाहते हैं, हम वैसा समाज चाहते हैं कि आप जैसे भी पढ़िए सरकार उसको पढ़ाए। आगे जैसे
कि अभी कल की बात है, मैं ट्रेन में आ रही थी, ये चीज मेरे अंदर पहले भी रही है। एक बूढ़े अंकल थे और एक लड़का था, अभी ग्रेजुएशन उसने कंप्लीट किया था, तो वो बता रहे थे कि हमारे समय में क्या होती थी संस्कृति और सभ्यता, आज के जमाने में वो चीजें नहीं है। बहुत सारे मुद्दों पे वो बात कर रहे थे और जब वो लड़का बोलता था कि संस्कृति और सभ्यता आपके टाइम की क्या थी, आप मुझे बताइए तो मैं उसका जवाब देता हूँ, तो वो सीधा कहते थे तुम नहीं समझोगे। तो मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा समाज हो जहाँ पे दोनों लोग आपस में बातें करें और दोनों एक दूसरे को समझे, वो देश होना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप ना मतलब आपने बात तो अपनी कह दी, लेकिन उसको डिफाइन करने में थोड़ा सा क्या कैसे रिस्पेक्ट टू वन एज गैपिंग की जो बात है, उन दोनों की सोच हाँ समझ मतलब एक दूसरे को सुनने का जो रिस्पेक्ट अगर आप अपनी चीजें सुना रहे हो तो मेरी भी सुनो, दोनों का होना चाहिए। तो वो चीज म्यूचुअल लिसनिंग, उसका मामला है, उसके अंदर की चीजें म्यूचुअल लिसनिंग। आपका आगे तो मेरा ये सपना है कि जो तीन लिखे हैं उसमें से बेस्ट और नहीं बेस्ट क्या सपने तो ऐसे एक सपना है, सारे सपने में एक सपना है कि जो भी बच्चे हैं उनका, सारे बच्चों का, चाहे जहाँ के हों, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, सबका जो बचपन है वो संरक्षित हो कम से कम। वो उसमें चाहे एजुकेशन में चाहे हर कुछ तो बचपन हो उनका। कैसे हो सकता है रिश्ता चाहे मिलेगी, एजुकेशन चाहे जितनी भी हो, वहाँ पे प्राइमरी से लेकर के PhD लेवल तक की सस्ती और अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी पूर्ण एजुकेशन और चीप होना चाहिए वो जो है क्वालिटी एजुकेशन और अच्छी और सस्ती शिक्षा, समान शिक्षा, समान शिक्षा। लेकिन सस्ती बोला है तो हम सस्ती लिखेंगे। सस्ती और समान, चीप एंड क्वालिटी फॉर एजुकेशन। चीप एजुकेशन कैसे हो जाएगा? कम लो कॉस्ट फ्री हो सकता है, लो कॉस्ट। इस पे हम बात करेंगे लो कॉस्ट पर। सर मेरा पॉइंट है चेंज इन बिलीफ सिस्टम। हम सोचते हैं सर कि ये बहुत दिन से हो आ रहा है तो ये करने से ये होगा, तो हम पूजा करते हैं, पूजा के फूल को हमारा क्या में पौंड फेंकते हैं तो क्या भगवान खुश हो जाएगा हमारे ऊपर और हमें आशीर्वाद देगा। तो ये जो बात है हमें उससे चेंज है, हमारे बिलीफ सिस्टम जो है इसको परिवर्तन करना चाहिए जिससे कि एक समुद्रशील भारत बन सके। लॉजिकल थिंकिंग मतलब जो वैल्यू सिस्टम है, साइंटिफिक के साथ अगर आप इसको और ज्यादा डिस्कस करेंगे कि जो हमारे परंपरागत मूल्य हैं, रिचुअलिस्टिक नहीं होना, और वो है उससे हटके जो इक्वलिटी और इक्विटी पे आधारित जो हमारे बिलीफ है या तर्क पर आधारित हो, विज्ञान पर आधारित हो, ये उसकी बात कर रहे हैं जो संविधान तक जाता है। सर हम कहते हैं कि सर परंपरा को मानना चाहिए, मैं भी कहता हूँ सर परंपरा को मानना चाहिए। हम पूजा करते हैं, उसी मूर्ति को लेके सर पानी में बहा देते हैं जो पानी को हम पीते हैं। तो हम परंपरा और हमारा जो नीति नियम है उन दोनों को जो हम मिक्स कर देंगे ना तो सर अलग अलग नियम आता है, क्योंकि तो हम वही पानी पियेंगे लेकिन वही पानी में वो मूर्ति लेके डालेंगे तो कैसे चलेगा? साइंटिफिक टेम्परामेंट और दूसरा है पूरा तर्क की बात। दूसरा क्या कह रही थी? मैं बोल रही थी अगर ये सेशन कंप्लीट हो गया तो चाय नीचे नहीं, पहले अपना सपना तो बोलो। मेरा सपना है यूनिवर्सल एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करना, और ये तभी हो सकता है जब हम एजुकेशन को राइट बेस्ड अप्रोच लें एजुकेशन, और डिस्पैरिटी, क्वालिटी एजुकेशन में हम डिस्पैरिटी कम करें। जो ग्राम है उसमें सभी जगह खेलने का बच्चों को ग्राउंड मिलना चाहिए। जैसे धर्म और जाति में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, नो भेदभाव, समानता पे लिखा हुआ समाज के सपनों में लिखना चाहते हैं युवा, इसके लिए काम करते हैं।
And you? जैसे कि मैं टिगाड़ी से बिलोंग करता हूँ, सभी व्यक्ति फार्मर के किसी के फार्मर होते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि सबका जो वेजेस है, किसी का 176 होता है, किसी का 2 रुपया, मैं चाहता हूँ कि सबका वेजेस एक समान होता है। तो हम चाहते हैं करप्शन फ्री। अब जो हमारे यहाँ पर सीनियर साथी हैं, अच्छा हाँ, अभी आप सीनियर हो गई, मेरा सपनों का भारत ऐसा होगा जिसकी पूरी भागदौड़ युवाओं के हाथ में होगी, तभी तक ये सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। अब सीनियर साथियों से हम अनुरोध करेंगे कि वो भी एक एक लाइन में कुछ बताना चाहिए। सर एक और है पीस एंड जस्टिस। पीस एंड जस्टिस। सर एक एक लाइन में, क्योंकि हम बड़ों को ज़्यादा बोलने के एक ही लाइन तो सही बात है कि मुझे लगता है कि सपनों का भारत तो हम लोग को ऐसे ही बनाना चाहिए जिसमें कि शिक्षा की बात हम कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा को बाकी लोगों के पूरे जो आवाम है उसके बुनियादी हकों से जोड़ दिया जाए। बाकी समानता और ये सारी चीज़ें उसके बीच की है, लेकिन उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं, उनके जो जीने के राइट्स हैं, उससे जोड़ दिया जाए। और इसको कैसे हमारे युवा साथी लीड करें इस पूरे मूवमेंट में। उन्होंने तो बोल मेरा सपना ये है कि भारत का प्रत्येक नागरिक भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को जाने, समझे और उसके अनुसार मेरा सपना भी ये है कि हर बच्चों को लिए अभी ऐसा यंग टीचर्स होना चाहिए जो बच्चों को ओपिनियन बिल्डिंग में, ओपिनियन कंस्ट्रक्शन में हेल्प करें। मेरा सपना ये है कि जो हमारा अस्तित्व है, आइडेंटिटी है सबका, वो उनका बचाने की जो ये है वो सबका आना है। मेरा सपना जो है वो है हम सब बड़ों ने बच्चे को उसका जो हक है उसका पूरा, ये देश में पूरा वो बच्चे का हक मिलना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे कि वे समाज से प्राप्त कर सकते हैं। अमरीश जी का भी सपना है, नहीं पहले दादा, अरे दादा मतभेदों का सम्मान। आपने बचाने को फिर भी दे दीजिए। नहीं आप लोग सब बातें आ गई। अपना जितना दिया। हाँ मेरा भी अमरीश जी का सपना है कि ये सब अच्छा और एक तो सहभागिता, दूसरा मस्ती। इससे कुछ जोड़ना हो और इसको कुछ कम करना हो या कुछ नया और समता पॉलिसी आ गया। नहीं मैं तो वही मेरा तो वही है, संविधान ने जो कहा है सोशलिस्ट, क्या है सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक भारत, बस ये 3 शब्द का हिंदुस्तान बन गया, बात खत्म। सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक इंडिया। और ये सपना को आपका सारे उसको अगर पूरा हो जाए तो ये हो जाए। वो प्रियम्बल है, प्रियम्बल आ गया। ये सारी सीढ़ियाँ हैं। तो चाहे इधर से ऐसे पूरा कर लिया जाए, चाहे उधर से आकर के यहाँ आ जाए, किसी भी तरह से होना ही। क्यों मिले? तो आप लोगों को ये सपना बोलते हुए कैसा लगा? फीलिंग अच्छा फील हो रहा है ना? इसी अच्छी फीलिंग से चाय पी के भागेंगे। मेरा भी सुनिए, मेरा मैंने बोला नहीं है, मेरा है प्रैक्टिस कि जो बोले वो करे।